कल हमने कंजक्शन सीखे थे और उसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो प्रैक्टिस थोड़ी कम थी, पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। इसलिए आज ये कंजक्शन प्रैक्टिस और की जारी है और इसका सेकंड पार्ट आज आपको पढ़ाया जा रहा है। सभी ध्यान से समझें और जो नहीं समझ आए कमेंट में पूछ सकते हैं। विरोधाभास। विरोधाभास में कौन कौन से शब्द आते हैं? बट, यट और अदरवाइज, स्टिल। हमें यहाँ सभी वाक्यों में विरोधाभास दिख रहा है, केवल इसको छोड़कर। ही इज रिच, ही इज हैप्पी। वो धनवान भी है और वो प्रसन्न भी है, तो ऐसे तो वाक्य जुड़ेंगे एंड से। तो ही इज, इसको दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो हम एंड से जो अंतर है वो जोड़ देंगे। ही इज रिच एंड हैप्पी। अब यह ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, यहाँ विरोधाभास हो गया। विरोधाभास में हम कुछ इनमें से कोई सा भी एक शब्द प्रयोग करेंगे कि ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, किंतु वो हैप्पी नहीं है। और यट कर सकते हैं, वो फिर भी हैप्पी नहीं है। तो ये सब विरोधाभास प्रकट करने वाले शब्द हैं। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया तो भी फेल हो गया, तो भी फेल हो गया। तो इसका अर्थ है किंतु। किंतु इसका तो भी, इसका या अन्यथा, इसका भी या नहीं तो, इसका भी यही, दोनों के अर्थ सेम है। तो 3 उदाहरण बताए थे अभी। तीनों उदाहरण में एक उदाहरण एंड से जोड़ा है क्योंकि इसमें विरोधाभास नहीं है, और बाकी सब दोनों में ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, ये भी विरोधाभास है। उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड, ये भी विरोधाभास है। इसलिए विरोधाभास वाले में यही शब्दों का से कनेक्ट करना पड़ेगा और कोई सा भी एक शब्द लेके इसको बना सकते हैं। टाइम से संबंधित कंजक्शन में वेन और एज सून एज का प्रयोग होता है। वेन का अर्थ होता है जब, और एज सून एज का अर्थ होता है जो ही और त्यों ही। तो अब इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट से पहले होता है। तो एज सून एज हमें आगे लगाना पड़ेगा। एज सून एज ही केम हियर, और त्यों ही की क्या लगानी पड़ेगी? कोमा, ही वेंट अवे। तो ये समय से संबंधित कंजक्शन था, जो ही वो आया, मैं चला गया। अब इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, प्लेस से संबंधित, स्थान से संबंधित। स्थान के लिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड में इसका कब होता है? यहाँ पर इसका क्वेश्चन में तो कहाँ होएगा, और इसका अर्थ होगा जहाँ कहीं, जहाँ कहीं। अब स्थान के लिए यू कैन गो, तुम जा सकते हो, जहाँ कहीं तुम जाना चाहते हो। तो यहाँ जहाँ कहीं के लिए हमें वेन एवर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्लेस से संबंधित। अब कॉज, कॉज का मतलब कारण, कारण के बताने वाले शब्द हैं। सिंस, बिकॉज, इज, एज। अब आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता, बिकॉज, क्योंकि। कारण कैसे बताएंगे? बिकॉज आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो ये 3 उदाहरण थे। कौन से? टाइम, प्लेस और कारण। तो तीनों मैंने बताए, आगे और बता रहा हूं। आगे हम उद्देश्य वाले अर्थात पर्पस वाले कंजक्शन पढ़ेंगे। इसमें सो दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हिंदी अर्थ होता है ताकि। इसके बाद इसमें लेट शुड का भी एक पेयर आता है, जोड़ा लेट शुड से जुड़ता है। इसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लेस्ट से बनाना चाहें, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, ताकि तुम फेल नहीं हो, उधर का नेगेटिव सेंटेंस आएगा। और अगर हमें से सो दैट से बनाना हो तो वर्क हार्ड सो दैट यू शुड पास आएगा, पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट, परिणाम देने वाले कंडक्टिव हैं हमारे पास सो और दैट, सच, दैट। और ये परिणाम क्या दे रहा है कि ही सो वीक, वो इतना कमजोर है, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ही कैन नॉट वॉक मोर, वो ज़्यादा नहीं चल सकता। इसमें विशेष बात क्या है कि जब भी सो दैट का वाक्य आएगा तो आगे नेगेटिव कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग जरूर होगा, है ना। इसमें अगर यहाँ वाज होगा तो यहाँ कुड नॉट होगा, और यहाँ इज एम आर होगा तो यहाँ कैन नॉट होगा। कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस सभी जानते हैं इफ और अनलेस से बनते हैं। यदि सेंटेंस में नेगेटिव आए तो अनलेस से बनते हैं, और नेगेटिव नहीं आए तो इफ से बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, यदि एक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो दूसरे वाक्य में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सेकंड फॉर्म आती है तो यही मॉडल सेकंड में बदल जाएगी, कैन कुड में, मे माइट में, शेल शुड में, विल वुड में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ आता है, दिन में हैव लग जाएगा, कैन हैव, मे हैव, शेल हैव, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके अलावा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कुड, माइट, शुड, कुड इनके साथ हैव शब्द लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब एक एक का हम यहाँ पर, ये कंडीशनल सेंटेंस, इसका नाम इसलिए रखा कि अभी वाक्य बताएंगे तब आपको पता लगेगा। इफ आई कम, ये तो, यू इफ यू कम, यदि तुम यहाँ आओगे, आते हो, यदि तुम, तो यदि शब्द ही कंडीशन है, और इसको सबऑर्डिनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके बिना ये वाक्य नहीं बनता, इसलिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन में भी इसको ले पढ़ना है, और आगे कंडीशनल सेंटेंस में इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। तो दोनों जगह बता रहा हूँ मैं यहाँ। इफ एक कंडीशन प्रकट कर रहा है, यदि तुम आते हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन यहाँ जाता हूँ की जगह विल का प्रयोग होगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म हो तो यह इसमें से लेना पड़ेगा, कैन, में, शेल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि ये वाक्य यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाए, केम हो जाए, तो यहाँ हमें इस विल को उड करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि वाक्य में यहाँ हैज कम हो जाए, हैव कम हो जाए, तो हमें यहाँ विल हैव, हैज हैव के लिए ये वाला स्ट्रक्चर है, और हैज हैव तो विल हैव कम करना पड़ेगा। और इसी प्रकार यहाँ हेड कम हो जाए तो हमें यहाँ वुड हैव, विल हैव के साथ और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। इस स्ट्रक्चर के अनुसार भी थर्ड फॉर्म, और इस स्ट्रक्चर के अनुसार भी थर्ड फॉर्म। हेड आ गया तो आई हैड कम का प्रयोग होगा। If you do not come here, I not go there.
अगर ये वाक्य नेगेटिव है तो पीछे का वाक्य भी नेगेटिव आएगा अगर इफ का प्रयोग होगा तो। लेकिन इफ को अगर हम चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं तो इसके अंदर ये शामिल कर दें तो ये बन जाएगा अनलेस, और इसका डू नॉट डज नॉट गायब हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा कम। अनलेस यू कम हियर कॉमा, तो कि यदि तुम नहीं आते तो मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट कम। ये पहला स्ट्रक्चर का यूज किया हमने। और यहाँ पर यदि मैं यहाँ सेकेंड फॉर्म कर दूं तो वही यहाँ वुड नॉट हो जाएगा, और मैं यहाँ हैज हैव थर्ड फॉर्म कर दूं तो यहाँ विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ हैड थर्ड फॉर्म कर दूं तो यहाँ पर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर भी मैं सभी उदाहरण लिख के बता देता हूँ। अनलेस का मतलब है इफ प्लस इसके अंदर हमने जो नेगेटिव है वो सेंटेंस शामिल कर दिया, इसलिए अब इसके आगे जो हम है डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यू केम, हमने इसको सेकंड फॉर्म बना दिया, यहाँ बनाया था फर्स्ट केम हियर आई, अब इसको भी सेकंड बनाएंगे वुड गो वुड नॉट गो देयर। और ये ध्यान रखना कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो पीछे का नेगेटिव ही रहना चाहिए, वुड नॉट गो देयर, क्योंकि इसका नेगेटिव यहाँ छुपा हुआ है, तो यहाँ पीछे नेगेटिव सेंटेंस जरूर आएगा। अनलेस यू, यहाँ मैं कर दूं हैव कम हियर, तो यहाँ हो जाएगा आई, तो आई वुड विल हैव विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन देयर। अब मैंने यहाँ कर दिया हेड, तो हेड इसको मिटा देते हैं, हेड वाला सिखा देते हैं। अनलेस यू हेड कम हियर, तो आई वुड हैव हो जाएगा ये, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव गॉन देयर। एज वेल एज का यूज करते समय वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे यहाँ राम हिज फ्रेंड्स, तो ये तो है बहुवचन। अब अगर इसके अनुसार आप यहाँ वर्ब भर दोगे तो ये गलत हो जाएगी आर। इसमें ये नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है परीक्षा में और गलत हो जाता है। तो इसकी वर्ब आएगी इसके साथ, सब पहले सब्जेक्ट के अनुसार इसमें वर्ब भराई जाती है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम और उसके मित्रों के साथ इसका अर्थ है के साथ। तो राम गया तो काम करने वाला यही सब्जेक्ट है, लेकिन वो जिसके भी साथ काम करेगा उसमें लगाते हैं राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ वहाँ गया, तो सब वो तो एक ही वचन है, काम करने वाला सब्जेक्ट तो राम ही। और वैसे भी इसमें एज वेल का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। आज हमने कंजक्शन के प्रैक्टिस की थी, कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस की थी, उसमें आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन मे आस्क। थैंक यू, दैट्स ऑल टुडे।